पहले हम आपको बताते चलें, हालांकि बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर खुर्शीद रिजवी जो सदारत फरमा रहे हैं आज इस सेशन की, आप अरबी, फ़ारसी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी ज़बानों के कसीर जहती स्कॉलर हैं, निहायत उम्दा शायर हैं और बहुत एक ऐसी शख्सियत जिसको हम कहें कि अपनी ज़ात में दारा हैं, जिनसे हम सब सीखते हैं। वो इस वक्त मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर तहसीन फ़िराक़ी साहब, और तहसीन फ़िराक़ी साहब को भी आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मुमताज़ नक्काद हैं, शायर हैं, मुहक्किक हैं, स्कॉलर हैं और बहुत गहरी नज़र है इनकी, और जिस मौजू पर या जिस किताब पर भी ये गुफ्तगू करते हैं तो निहायत आलिमाना सतह पर गुफ्तगू होती है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब। आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, निहायत मारूफ मुमताज़ शायर हैं, नक्काद हैं, दानिश्वर हैं, और आप जानते हैं कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो सूरत हाल वही होती है कि वो कहें और सुना करे कोई। तो हम खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम पैनल के मौज़ज़ीन को, और अपनी गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं ये जानने के लिए कि ये जो शेरी मजमूआ इरफान सिद्दीकी साहब का आया है, गुरेज़पा मौसमों की खुशबू, इस हवाले से हमारे मुकर्रिरीन क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब से, जो कराची से तशरीफ़ लाए हैं इस फेस्टिवल में। डॉक्टर साहब, आप इस किताब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी अम्बरीन, बहुत शुक्रिया। हाज़रीन गिरामी, ये शायरी की किताब है और इरफान सिद्दीकी साहब इस किताब में बिल्कुल मौजूद हैं और उन्होंने ज़िंदगी की सारी जहतों पे तबसरा किया है। गोया ये किताब जो है ये शायरी की किताब है मगर रास्त ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, और इसमें यह भी देखना चाहिए कि जो ज़िंदगी इन्होंने अपने वक्त और अपने ज़माने से कशीद की है और जिसे देखा है, जिसे गुजारा है, जिसे गुजार रहे हैं और हम और आप भी गुजार रहे हैं, उस ज़िंदगी की तस्वीर इस किताब में मौजूद है या नहीं, ये किताब उसे दिखाती है। मैं ये कहता हूँ कि इससे भी आगे की बात है। ये किताब ज़िंदगी की तस्वीर नहीं बल्कि ये तफसीर है ज़िंदगी की। ये तस्वीर से आगे की बात है, ये बयान आगे का बयान है। चुनाचे मेरा ये ख्याल है कि जो तख्लीकाना जहन इरफान सिद्दीकी साहब को वदीयत किया है कुदरत ने, उसके मज़ाहिर जगह जगह आपको नज़र आते हैं। मैं तो इनका असीर हूँ इसलिए कि जब ये अपनी नसरी तहरीरें लिखते हैं तो वहाँ भी जो उनकी लाइन, एक लाइन जो जा रही है वो तख्लीकाना उसके साथ तख्लीक होती है, और उसमें आप देखिए कि कितनी जहतें निकल के आती हैं। तो ऐसी खुशनुमाई है इस किताब में और ऐसी मानवियत है इस किताब में कि इसका जाहिर है कि ये कहना कि एक आम सा एक शेरी मजमुआ जैसे कि छप रहे हैं वैसा है, ये उससे बहुत आगे की बात है। बहुत संजीदा रवि है इसमें, और ज़िंदगी के सारे मसाइल, बिल्कुल रास्त मसाइल इसमें आए हैं। वो जो हमारी चाहतें, हमारी मोहब्बतें, हमारी उलझनें, हमारी नफ़रतें, वो नहीं है, वो ये ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रहने वाले के साथ क्या हो रहा है, हम जो गुज़र रहे हैं जिस दौर से, उसमें हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे जो बड़े लोग हैं जिनके पास सब ज़माम और वो क्या कर रहे हैं और वक्त कैसे चल रहा है, ये सारी बातें इसमें इस किताब में मौजूद हैं। मगर जो कैफियत शायराना और यूँ कह लीजिएगा कि एक तख्लीकाना जहन की है, वो आपको पूरे उसमें नज़र आती चली जाएगी। जैसे कि उन्वानी देख लीजिए कि गुरेज़पा मौसमों की खुशबू, ये इतना सा जो एक जुमला बना है, इसमें ऐसी गहरी मानवियत है कि आप इसमें गुरेज़पा मौसम कौन से हैं उस पर आप जाएंगे पहले, फिर वो मौसम आपसे कुछ कहते हैं या नहीं कहते, फिर आप उस पर जाएंगे, फिर उसका क्या तासुर आपके ऊपर वारिद होता है, फिर आप उस पर जाते हैं। तो बहुत ही गहराई और गहराई के साथ इसमें सारी बातें हैं। मैं तो
मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात ये कि वो दावा नहीं है बिल्कुल, ये तो उससे मुबर्रा है। इरफान साहब ने कहा ही नहीं, बल्कि कहते थे कि भाई बस शायरी, अब मैं क्या और शायरी क्या। भाई इस तरीके के लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, इन्होंने कोई दावादारी नहीं की है, मगर इस किताब में सब कुछ है। इसमें शायरी है, इसमें अदब है, इसमें तख्लीकी नमू है, जो आपके मिसरों में हर एक छोटे छोटे मिसरे में आपको मिलेगी। अभी वो इसमें से कुछ कलाम आपको सुनाएंगे, तो आप देखिएगा कि उसकी कैसी लहर आती है और किस तरीके से वो हम सब से मुताल्लिक़ हो जाता है। मेरा ख्याल है कि इससे फिर और बात आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया। अब हम जानना चाहेंगे हमारे दूसरे मुकर्रिर इस सेशन के डॉक्टर तहसीन फ़िराक़ी साहब कि आपकी इस किताब के बारे में क्या राय है। शुक्रिया। जी, मेरी आवाज़ जी बिल्कुल ठीक है, पहुंच रही है। जनाब सदर मजलिस डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब, मोहतरमा किशोर नाहिद साहिबा, ख़वातीन व हज़रात, मैंने ये मुख्तसर सा तासुर लिखा है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। और ये चूँकि मामूलन इस तरह के इजलास और कॉन्फ्रेंसें जो होती हैं उसमें 10-11 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, तो मैंने कोशिश की है कि मैं 8-10 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट लूँ। मालूम नहीं इसे शायरी की गर्म बाजारी कहिए या सर्द बाजारी, कि पूरे बरे अज़ीम और ख़ुसूसन वतन अज़ीज़ में शेरी मजमूए धड़ाधड़ छपते हैं और अगले ही दिन फरामोश कर दिए जाते हैं। वाह। शायरी हमारे यहाँ आम तौर पर पैसे देकर छपती है और मुफ्त बंटती है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि शेर गुफ्तन से ज़रूर। जब चंद माह पहले हमारे सहाफ़ती और सियासी हलकों में मारूफ व मुमताज़ और बड़ा सहाफ़ियाना एतबार रखने वाले कलमकार इरफान सिद्दीकी साहब का शेरी मजमुआ गुरेज़ पा मौसमों की खुशबू छपा, तो जहन में मान सवाल उठा कि नामवर और बेमिसल हिंदुस्तानी शायर इरफान सिद्दीकी के बाद किसी और इरफान सिद्दीकी के शेरी कलाम की ज़रूरत ही क्या थी। क्या क्या वाज़े रहे कि हिंदुस्तानी इरफान सिद्दीकी से मेरा पुराना याराना था और पाकिस्तानी इरफान सिद्दीकी से मेरी न्याज़मंदी को ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा। इसे मेरी बेखबरी कहिए या पेश नज़र शेरी मजमूए के खालिक इरफान सिद्दीकी की अपनी शायरी से हद दर्जा बेनियाज़ी कि मुझे बहुत सौ की तरह इल्म ही नहीं था कि वो शायर भी हैं। बहरहाल चंद दिन पहले जब उनकी इनायत से गुरेज़ पा मौसमों की खुशबू मिला तो मैंने किसी कदर बेदिली से उसे खोला और आगाज़ इब्तदाई नसरी तहरीरों के बजाय शायरी के पढ़ने से किया, और फिर इस शायरी ने मुझे दम नहीं लेने दिया। मैंने बड़ी आसूदा खातरी से पूरा मजमुआ पढ़ डाला और मुझे महसूस हुआ कि अगर इरफान सिद्दीकी ये मजमुआ न छापते तो ख़ुद पर बड़ा जुल्म करते। बहुत। इस शेरी मजमुए के इम्तियाज़ को जिससे मैं मुतासिर हुआ, एक लफ्ज़ में बयान करें तो इसे नुदरत इजहार से ताबीर किया जा सकता है। शायरी का दावा करने वाले हमारे बेशतर शायरों का अलमिया ये है कि वो ख़याल और जज्बे के रास्त इजहार को शायरी समझते हैं,
جبکہ شاعری اور اخبار میں چھپے بیان اور خبر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ شاعر رمز اور ایما کے پردے میں باتیں کرتا ہے اور راز دھیرے دھیرے اگلتا ہے، اور اس کا کمال داغ کے اس شعر کے مصداق ہوتا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اچھا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ دراصل اچھی شاعری کو کھلا ڈلا اظہار زہر لگتا ہے۔ یوں عرفان صدیقی کا ایمائی انداز قابل داد ہے۔ یہ شاعری بیشتر بقول سعدی در عشق و جوانی چنانکہ افتد دانی کی شاعری ہے، ایسی شاعری جس میں درد ہے، گداز ہے، معاف کیجیے، چڑھایا، اور یہ ناخوشگوار یادیں ان کے تحت شعور کا حصہ بن گئیں۔ ان کے سچائی لکھنے والے دائیں ہاتھ کو ہتھکڑی پہنائی گئی۔ انصاف کی مسند نشیں سے اذن گویائی ملنے پر شاعر یوں گویا ہوا۔ واہ مجھے دکھ ہے، بہت دکھ ہے، کہ یہ فولاد و آہن میں ڈھلی زنجیر دائیں ہاتھ میں کیوں ہے۔ کیا کہیں۔ مجھے دکھ ہے، بہت دکھ ہے، کہ یہ فولاد و آہن میں ڈھلی زنجیر دائیں ہاتھ میں کیوں ہے، کہ کرتاس و قلم سے اور کتابوں سے سیاہ تختے پہ نقش آگہی مرقوم کرتے چاک سے رشتہ نہایت معتبر ہے۔ میری آواز کچھ بھرا گئی، لیکن بہت ہی ضبط سے میں نے کہا، میڈم، اگر یہ ہاتھ چوری کے کسی مکروہ سے الزام میں کٹ کر متائے کوچہ و بازار ہو جاتا تو اچھا تھا، مگر اس ہاتھ کو زنجیر بستہ دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میری اس تقریر کی بے معنویت پر عدالت مسکرائی اور اپنا فیصلہ دیتے ہوئے بولی، اسے 14 دنوں کو داخل زندان کر دو۔ واہ نظموں کی طرح عرفان صاحب کی غزلیں بھی اپنا منفرد ذائقہ رکھتی ہیں۔ صرف چند شعر آپ کی نظر ہیں۔ وہ پرندہ اڑان کیا بھرتا، وہ پرندہ اڑان کیا بھرتا، عمر بھر جو کسی قفس میں رہا۔ واہ میں بھی شاید گوہر ہی تھا، لیکن ایک انبوہ خار و خس میں رہا۔ واہ وہ جو دل گرفتہ سی ہو گئی میری ایک چھوٹی سی بات پر، میرے دل کے حجرہ خاص میں کبھی جھانک کر بھی تو دیکھتی۔ وہ ہوا کہ جو میرا ہاتھ چوم کے جنگلوں کو نکل گئی، فقط ایک لمحے کو لوٹ کر میری چشم تر بھی تو دیکھتی۔ واہ واہ پیش نظر شعری مجموعے میں بعض تراکیب میں بڑی ندرت ہے، مثلا سرخرو جنگل، ہنائی لمحے، مستنیر شوخی، شکستہ پا ساعتیں وغیرہ، اور بھی ہیں کئی چیزیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ مجموعے میں چند مقامات البتہ ایسے بھی ہیں جو نظر ثانی کے محتاج ہیں، یہ بھی میں سمجھتا تھا کہ عرض ضرور کر دوں، لیکن صرف یہیں تک، ان کے ذکر کا یہ محل نہیں۔ بحیثیت مجموعی اس گراں قدر شعری کتاب میں شاعر کے ذاتی آشوب ہی کا نہیں، معاصر سیاسی و تہذیبی آشوب کا پرتو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کہیں کہیں قول محال، ڈرامائی عناصر اور عمدہ امیجری بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ خود شاعر کا دیباچہ بھی صاف ستھری اور
تازہ بتازہ نثر کا بڑا اچھا نمونہ ہے اور شاعر کے ذاتی احوال کا گرہ کشا اس مجموعے کا کھلی باہوں سے استقبال کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. واہ، بہت شکریہ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب. آپ نے گفتگو بھی نہایت عمدہ کی اور جو انتخاب کیا اشعار کا، نظموں کے حصوں کا، وہ بھی ہمارے سامعین نے سن کر یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ ایک نہایت خوبصورت کتاب ہے، خوبصورت شعری مجموعہ ہے. اس شعری مجموعے میں آپ کو موضوعات کا تنوع بھی ملے گا. اس شاعری میں موسیقیت بھی ہے، غنائیت بھی ہے. طویل بحروں میں بھی غزلیں کہی ہیں عرفان صدیقی صاحب نے اور چھوٹی بحر میں بھی کہی ہیں، اور اس طرح ثابت کیا ہے کہ وہ کم سے کم الفاظ میں بھی اپنی بات کہنے کا ہنر جانتے ہیں اور طویل بحروں میں بلا ضرورت الفاظ کھپانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ طویل بحروں میں بھی بہت خوبصورت غزلیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں. آپ نے اس کا نمونہ بھی ابھی سماعت کیا.